न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे। एक और जवान मिट्टी पर कुर्बान। फरूख हबीब की राह जुदा। वोट को इज्जत दो। खालिद मकबूल का राबता किससे? पेट्रोल सस्ता, अवाम खुश। गजा के दिन रात गजबनाक। और अफगानी वापसी के रास्ते पर। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। पहली झड़प आसमान मनजा जनूबी वजीरिस्तान में हुई। एक दहशत गर्द हलाक और एक जख्मी। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही साजिद आजम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। पहली झड़प जनूबी वजीरिस्तान में हुई है, जिसमें एक दहशत गर्द हलाक और एक जख्मी हुआ है। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही साजिद आजम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशत गर्दों से दूसरी झड़प मीरान शाह शुमाली वजीरिस्तान में हुई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया है। मीरान शाह में मादरे वतन के सपूत सिपाही वारिस खान ने शहादत पाई। शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान मौजूद हैं। सलमान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बुनियादी तौर पर ये दो झड़पें हैं जो कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में आज हुई हैं। दोनों बुनियादी तौर पर खुरेज झड़पें हैं और ISPR ने इस हवाले से तफसीलात जारी की हैं। उसके मुताबिक पहली झड़प जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है आसमान मंजा, वहाँ पर हुई और इस झड़प के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के एक ठिकाने के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान एक दहशत गर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन इस दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के सिपाही साजिद आजम भी शहीद हुए। 31 साल शहीद सिपाही साजिद आजम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था और ISPR का कहना है कि सिपाही साजिद आजम ने दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से, बड़ी बेजुगरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। दूसरी झड़प की अगर हम बात करें तो ये जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह के अंदर हुई, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग के तबादले में भी एक दहशत गर्द को जहन्नुम वासिल किया गया और इस दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से सिपाही वारिस खान शहीद हुए। 27 साल सिपाही वारिस खान का ताल्लुक जिला करक से था। उन्होंने जान का अजीम नजराना पेश किया और शहादत पाई। दोनों इलाकों के अंदर आसमान मंजा के अंदर और जो मीरान शाह के अंदर, दोनों के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है ताकि अगर इस इलाके के अंदर दहशतगर्द या उनके सहूलतकार मौजूद हैं तो उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ ही ISPR ने वादे किए है कि ऐसे बहुत शुक्रिया आपका सलमान तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं कि फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत के हवाले से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि 5 माह से मुसलसल दिमाग में सोच थी कि क्या इस सियासत के लिए अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया था। हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे थे। ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। हम मुल्क को तशद्दुद की सतह पर ले आए हैं। आईनी तरीके से अदम एतमाद हुआ। मैं इन सवालात के जवाबात मुसलसल खुद से पूछ रहा था। खुद एहतसाबी का अमल बहुत ज़रूरी होता है। 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था, जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया। हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम
मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये सवालात मुसलसल इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। फ़ारूक हबीब ने इंतशार की सियासत तर्क कर दी, तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पता ही नहीं चला। चेयरमैन PTI ने घड़ियां भी ली हैं। तोशाखाना के नाकाबिले दफा मामले पर दफा करने का कहा गया। कादर ट्रस्ट वाला मामला आया तो आपने बंद लिफाफा ही पास करा लिया। चेयरमैन PTI को 3.5 साल काम का मौका मिला। आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। उन्होंने पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद मज़ामत का रास्ता इख्तियार किया। 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था। चेयरमैन PTI मुसलसल पैगामात देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं। उनका कहना था कि मासूम लोगों के जज्बात को भड़काया गया, नफरत के पैगामात को परवान चढ़ाया गया। चेयरमैन PTI ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। उन्होंने मुसलसल लोगों की जहनसाजी की और तैयार किया। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हुई हैं। कहें जी ये कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया, यानी कि जो चीज डिफेंडेबल ही नहीं है उसका दिफा हम कर रहे हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को। 9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, तो अगर 3.5 साल मौका मिला आप हट गए हैं, लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया वो रास्ता आपने पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार। सलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, मुझे कल पकड़ने आ रहे हैं, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं। उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे। तो इन चीज़ों के जवाबात तो आपको देने हैं। ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी और आइंदा आम इंतखाबात के इम्कानात और सिंध में PP मुखालिफ सियासी इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात 50 मिनट से ज़ायद वक्त जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुश दामन की वफात पर इजहार ताज़ियत भी किया। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों और अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की खुर्रम दस्तगीर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम के दुखों का इलाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। खुर्रम दस्तगीर खान ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल की तैयारियों पर कारकुनों के जज्बे और पार्टी रहनुमाओं की काविशों को सराहा। नवाज शरीफ वोट की इज्जत को बहाल करके चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। कारकुन 21 अक्टूबर को कायद के इकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हर किस्म की मुश्किलात में नवाज शरीफ साबित कदम रहा। कोई भी साजिश अवाम की मोहब्बत को कमज़ोर न कर सकी। शेर की वापसी इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला का फजल नवाज शरीफ के साथ है। वोट की इज्जत बहाल होगी, वोट की हुर्मत बहाल होगी और आपका कायद जो है चौथी दफा वतन अजीज का वजीर आजम बनेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सियालकोट जिले में चारों तहसीलों में तमाम MNA, MPA साबिक हमारे ओहदेदार 21 अक्टूबर को भरपूर शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे। क्या क्या जुल्म ना हुआ नवाज शरीफ के जाने वालों पे, लेकिन चट्टान की तरह नवाज शरीफ भी खड़ा रहा और उसका वर्कर भी खड़ा रहा। तो कायदे मोहतरम ने जो मुसीबतें झेली और जिस तरह वो चट्टान की तरह आपका लीडर खड़ा रहा, हमारी 75 साल तारीख का वो एक रोशन बाब है। ये कायद की वापसी, शेर की वापसी इस चीज़ की गवाही देती है कि अल्लाह ताला का फजल और करम नवाज शरीफ के साथ है। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें। हुसैन नवाज, नासिर जंजवा समेत वफ़द के दीगर अरकान भी मौजूद थे।
साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद दुबई में सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। मजहबी फरीजे की अदायगी हो गई, अब होगी सियासत। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में हुक्काम से मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक सरबराह नून लीग ने सऊदी हुक्काम के साथ 2 मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में इनके साहबजादे हुसैन नवाज, नासिर जंजुआ समेत वफ्द के दीगर अरकान भी शरीक थे। नवाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके दुबई पहुँचेंगे, जहाँ उनकी वहाँ के मुकामी हुक्काम के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ उनके तारीख़ी इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही। कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक MQM पाकिस्तान की जानिब से जुमे को शारा फैसल पर होने वाली फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत की दावत दी। जहांगीर तरीन ने MQM पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और रैली में शिरकत की यकीन दहानी करवाई। साइफर केस ख़त्म करने और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सज़ा वाली दफ़ा में ज़मानत हो सकती है, लेकिन 10 साल से ज़ायद सज़ा वाली सेक्शन पर ज़मानत नहीं हो सकती। साइफर केस खत्म करने और चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सजा वाली दफा में जमानत हो सकती है, लेकिन 10 साल से जायद सजा वाली सेक्शन लगी हो तो वो नाकाबिल जमानत है। ये साइफर दूसरी कैटेगरी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती थी। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर बतौर वजीर आजम आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं। सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा, चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया, इन्होंने अलामती तौर पर कागज लहराया था। डिकोड होने वाला साइफर तो आर्मी चीफ, DG ISI शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के पास भी गया। बाद अज़ां चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर साइफर इखराज मुकदमा और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने MQM पाकिस्तान को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। MQM पर रोशनियों के शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने का इल्ज़ाम भी लगाया। तकरीब से खिताब में सईद गनी ने MQM ने इंतखाबात के नताइज ने MQM को बल्दियाती इंतखाबात से भागने पर मजबूर किया। MQM एक मरतबा फिर दहशतगर्दी और धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। अब कराची में MQM की कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी, सूबाई हुकूमतें अब महंगाई में कमी लाएं। निगरान हुकूमतें अवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए कमर कस ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सूबाई हुकूमतों और मुतालिका हुक्काम को कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ाकार वज़े करने और तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को तारीखी इक़दाम करार देते हुए अशिया खुरनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की उम्मीदें भी लगा लीं। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से आवाम खुश। आवाम ने हुकूमत से महंगाई में कमी की भी उम्मीद लगा ली। निगरान हुकूमत आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए सरगर्म। निगरान वजीर आजम ने तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दें, सूबाई हुकूमतें अब महंगाई में कमी लाएं और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने का तरीक़ेकार वज़ा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएँ। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को तारीख़ी इक़दाम करार देते हुए अशियाई खुर्दोनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की उम्मीद भी लगा ली। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब सुबह सो के उठे तो पता लगा कि पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपए की कमी हो गई है। उन चीज़ों को जो है ना, इनको रिवर्स भी करना चाहिए। अगर पेट्रोल कम हुआ है, डॉलर कम हुआ है, हुक्मरान से मेरी ये गुजारिश है किराया कम किया जाए। अब कास्ट रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब वापसी की बारी आई तो कुछ भी नहीं हो रहा। सब चीज़ों का रेट नीचे आना चाहिए ना, सिर्फ पेट्रोल का रेट बढ़ता है, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी किसी भी हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया जाने वाला बड़ा रिलीफ है, जिसका क्रेडिट हुकूमत वक्त को जाता है। डॉलर की कीमत मुसलसल गिरावट, सोने की कीमत में कमी, पेट्रोलियम प्राइस में कमी, गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ खुश आइन इकदाम हैं, जिनसे मुल्की मईशत में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है।
पेट्रोल कीमतों में कमी से ऑनलाइन राइडर सबसे ज़्यादा खुश। हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए कहा कि कल 500 रुपये के पेट्रोल एक राइड मुकम्मल होती थी, आज 2 राइड पूरी कर रहे हैं। शहरियों ने भी तारीखी रिलीफ पर शुक्र का सांस लिया। आज जोश ही अलग था, मूड भी खुशगवार था। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर्स ने काम पर जाने के लिए किक मारी तो चेहरा पुरुम्मीद था। बोल न्यूज से गुफ्तगू में हुकूमती इक़दाम को भरपूर अंदाज में सराहा। गवर्नमेंट का सर ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है 40 रुपये, तो अभी हमने भी किराए थोड़े कम किए हैं। राइडर्स का कहना था अगर फी लीटर पेट्रोल मजीद कम हो जाए तो मजा आ जाए। ऑब्जेक्शन भी किए जाते थे पैसेंजर की तरफ से कि रेट्स इतने हाई हैं, अब पेट्रोल थोड़े कम हुई हैं तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। सिर्फ राइडर्स ही नहीं, सार्फिन भी मुतमईन नजर आए। शहरियों ने पेट्रोल के बाद अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की आस भी लगाई। बोल निर्खों में कमी को शहरियों ने मस्बत इक़दाम करार दे दिया। कहा कि फैसले से रिलीफ मिलेगा मगर फी लीटर कीमत मजीद कम होनी चाहिए। बोल न्यूज़ के माइक पर सार्फिन ने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। गवर्नमेंट इदारे अपने चेक करते देखते हैं, लेकिन उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आगे कोई मतलब ये है कि रिस्पॉन्स नजर ही नहीं आता। नहीं, किराए में कोई किसी चीज़ में कमी नहीं आएगी, बल्कि कीमतें बढ़ी हैं। नहीं, मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सब कमी हो जाएगा, कोई भी फिर भी असर नहीं पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता हुआ, बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं है। यहाँ तो आटा, घी, चीनी, दालें, इन पे भी करे ना कोई। गोदाम भरे हमें ये कह रहे हैं भाई हमें ये महंगा पीछे से आया है, हमने महंगा ही देना है, हमने सस्ता करना ही नहीं है। पेट्रोल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्ट सस्ती नहीं हुई, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी नोटिस ले। और कुछ फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। गजा में इसराइल बर्बरियत के बायस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2865 हो चुकी है। 9,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शहदा में 1030 नामौलूद और कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद बड़ी तादाद फ़लस्तीनी डॉक्टर्स और नर्सेज की भी है जिन्हें इसराइली फ़िज़ाइयों ने ताक कर निशाना बनाया है। गुज़िश्ता 10 रोज़ से जारी जंग में मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1500 हो गई है। 199 इसराइली हमास की कैद में हैं। इसराइल की सफाकियत गजा में इंसानी जानें बचाने वाले मसीहाओं को भी निशाना बना दिया। शहदा में 724 नौमौलूद और कमसिन बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने गजा में पनागुज़ीनों के लिए कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वेयर हाउस को भी तबाह कर दिया है। शुमाली गजा किनारे पर इसराइली दरिंदा फौज ने हमास की आड़ में निहत्ते फ़लस्तीनी नौजवानों पर गोलियां बरसा दी। रफ़ा बॉर्डर से गैर मुल्कियों के इनखला के मुआहदे को भी इसराइल ने ख़त्म कर दिया। लबनान से अपनी सरहद में 2 किलोमीटर दायरे में मौजूद इसराइली आबादी का इनखला शुरू करवा दिया। शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। भारत और इंडियन मीडिया इजराइल नवाजी में पागल मजनून। हमास पर हमले के दौरान इंडियन सहाफ़ी रनिंग रिपोर्टिंग करते करते ज़मीन पर गिर गया। इंडियन रिपोर्टर ने तीसरी जंग छिड़ने का तासुर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार पोजीशन लिए बैठा इजरायली फ़ौजी भी ज़िद हो गया। इंडियन रिपोर्टर को इशारा किया कि बस कर दो, आवाज़ नीचे कर लो। शाह से ज्यादा शाह का वफादार। इंडियन मीडिया इसराइल नवाजी में पागल। हमास के हमले को शदीद तासुर देने का नाटक। इंडियन सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते करते जमीन पर गिर गया। इंडियन रिपोर्टर ने ऐसी रिपोर्टिंग की जैसी कि तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है। इंडियन रिपोर्टर की मुसलसल चीखों पुकार पर साथ में पोजीशन लिए बैठा इसराइली फौजी भी जिच हो गया। इंडियन रिपोर्टर को हाथ से इशारा किया कि बस कर दे, आवाज नीची कर ले। इसराइली फौजी का इशारा आप बखूबी देख सकते हैं, जिसमें इंडियन रिपोर्टर के लिए हिकारत मौजूद है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए फौरी इमदाद गजा भिजवाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के लिए फौरी इमदाद गजा भेजने का फैसला किया है। यूएई और मिस्री हुकूमत के साथ राब्ते में है। मुतालिका हुकूमतों और इदारों से मिलकर इमदादी सामान भेजेंगे। गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग पर पूरी दुनिया में सिफारती हलचल। रूस के मंजरनामे में दबंग एंट्री। अमेरिका के बरक्स रूस ने इसराइल को इस जंग से निकलने में मदद की पेशकश कर दी। दुनिया भर के कई ममालिक ने इसराइल के खिलाफ सिफारती सतह पर नफरत का इजहार। इसराइल को बेइज्जत और जलील करने में कोलंबिया बाजी ले गया। पूरी दुनिया में कोलंबिया ने सबसे पहले इसराइली सफीर को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। चीन में इसराइली सफारतकार पर चाकू से हमला किया गया। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूसी सदर ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा ख़त्म कराने के लिए मदद देने की पेशकश कर दी। इसराइल के गजा में जंगी जराइम। कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क से निकाल दिया।
کولمبین وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی سفیر فوری طور پر ملک چھوڑ دیں۔ یہی نہیں، کولمبیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی سفیر جانے سے پہلے جنگی جرائم پر معافی مانگ کر کولمبیا سے اپنے ملک جائیں۔ اسرائیلی سفیر کی کولمبیا سے ذلت آمیز ملک بے دخلی اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد واقعہ ہے۔ اس سے قبل کولمبیا کے صدر نے ریمارکس دیے تھے کہ غزہ کا محاصرہ نازیوں کا عمل ہے جس پر اسرائیل مشتعل ہوا تھا۔ اب سے 2 روز قبل چین میں اسرائیلی سفارتکار کو عام شاہراہ پر حملہ کیا گیا تھا اور چاقو بردار شخص نے اسرائیلی سفارتکار پر پے در پے حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں سفارتی سطح پر نفرت پائی جا رہی۔ فلسطینیوں پر اسرائیل میں ظلم و ستم اتنا کھلے عام اور بغیر کسی خوف کے ہو رہا ہے کہ اب امریکہ کی اہم ترین شخصیات بھی اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ امریکی مصنف اور فلسفر لوکس گیج، سابق امریکی میرین اور UFC چیمپئن جیک شیلڈز اور ایکس انفلوئنسر جیکسن ہینکل نے اسرائیلی بربریت کی فوٹیج شیئر کی اور عالمی برادری کے سامنے سوال اٹھایا ہے۔ امریکی مصنف اور فلاسفر لوکس گیج نے فلسطینی بچوں کی حالت زار پر ایک ویڈیو شیئر کی۔ اسی فوٹیج کو اسلاموفوبیا کے خلاف سرگرم کارکن اور آسٹریلوی کالم نگار CJ ولمن نے بھی ری پوسٹ کیا۔ سابق امریکی مرین اور UFC چیمپئن جیک شیلڈز نے ایک فلسطینی ماں کی فوٹیج شیئر کی جو اسپتال میں اپنے معصوم بچوں کے جانی نقصان پر زارو قطار رو رہی ہے۔ ایکس انفلوئنسر جیسن ہنکال نے تباہال غزہ کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ میں کیپشن لکھا کہ اگر پیوٹن نے کیف کا یہ حال کیا ہوتا تو امریکی جوہری میزائل ماسکو کو نشانہ بنا دیتے۔ اسرائیل کو غزہ کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ عالمی برادری کا ہر حساس فرد اسرائیلی سفاکیت اور بربریت کے خلاف اپنے اپنے گھروں سے نکل آیا۔ برطانوی شہر بریڈفورڈ کے بعد نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں اب تک کی سب سے بڑی یورپی شہریوں کی تعداد منظر عام پر آئی۔ برطانوی شہر بریڈفورڈ کے بعد کسی بھی یورپی ملک میں فلسطینیوں کی حمایت میں دوسرا بڑا مظاہرہ۔ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ہزاروں افراد نے آواز بلند کر کے اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ سویڈن کے پروفیسر اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم اشوک سوین نے بھی یہی فوٹیج شیئر کی۔ ایمسٹرڈیم میں جمع اس جمع غفیر نے صرف ایک ہی آواز بلند کی اور وہ تھی فری فلسطین اینڈ اسرائیل۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں ڈچ عوام نے شرکت کی۔ دوسرا بڑا مظاہرہ افریقی ملک مراکش میں ہوا جہاں لاکھوں کی تعداد میں مراکشی جمع ہوئے اور فلسطین کے حق میں پرزور آواز بلند کی۔ لاس اینجلس، نیو یارک، ڈیربورن اور مشیگن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ اسکاٹ لینڈ کے کیپٹل ایڈنبرگ اور گلاسگو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا، اٹلی کے شہر تورین اور آئرش دارالحکومت ڈبلن میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ اور جہاں ایک طرف صہیونی قوم اور ان کے حکمران فلسطینیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، وہیں اصل یہودی ان صہیونیوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ نیو یارک میں ہونے والے یہودیوں کے مظاہرے میں یہودی روائی نے صہیونیت کا پردہ چاک کر دیا، تاریخ سے ثابت کر دیا کہ یہودیوں کا کوئی وطن نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر میجر جنرل مطر بن سالم بن راشد نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق عمان رائل آرمی کے کمانڈر شدت کے خلاف جنگ میں پاک آرمی کی کامیابیوں کو سراہا۔ GHQ آمد پر میجر جنرل مطر بن سالم نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے عمان کے کمانڈر رائل آرمی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی، 3127 افغان تورخم بارڈر سے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ رضاکارانہ واپس روانہ ہونے والوں میں 233 خواتین اور 1055 بچے شامل تھے۔ 51 گاڑیوں میں 152 خاندانوں کی واپسی ہوئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مؤثر ریاستی اقدامات، حکومتی احکامات کے پیش نظر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں گزشتہ روز 3127 افغان تورخم بارڈر سے اپنے وطن روانہ ہوئے، جن میں 233 خواتین اور 1055 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 51 گاڑیوں میں 152 خاندانوں کی اپنے ملک واپسی عمل میں لائی گئی۔ رضاکارانہ طور پر افغان
افغانستان جانے والے باشندوں نے اپنے وطن واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خبر آپ کو دیں، کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.1 ریکارڈ کی گئی اور زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ 3.1 شدت ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کے جھٹکوں کی۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کی جو گہرائی ہے وہ 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ رواں ماہ میں دوسرے قائد کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کی شدت اس بار 3.1 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کی جو گہرائی ہے وہ 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب تک رواں ماہ میں 2 بار بتایا جا رہا ہے کہ زلزلہ آیا ہے شہر قائد کراچی میں، اور جو اس بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ان کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ساتھ اگر اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو 15 کلومیٹر اس کی گہرائی ریکارڈ کی گئی ہے شہر قائد کراچی، جس کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ان کی شدت 3.1 ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ اگر اس کے مرکز کی بات کی جائے تو قائد آباد اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے۔ مریم حسن ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود، اس سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ جی مریم۔ دیکھیے بالکل 11:20 پر قائد آباد اور اطراف کے علاقوں میں جو ہے زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت جو ہے وہ 3.1 ریکارڈ کی گئی اور زلزلے کی جو گہرائی بتائی جا رہی ہے وہ 15 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اور زلزلے کا مرکز قائد آباد تھا۔ قائد آباد، سالطیف ٹاؤن، ملیر، ماڈل کالونی، ایئرپورٹ سمیت ملحقہ علاقوں میں جو ہے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد لوگوں میں جو ہے شدید خوف و ہراس محسوس کیا گیا اور جتنے بھی اہل علاقہ تھے وہ گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جو باہر نکل آئے۔ یاد رہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر جو ہے دوسرا جو ہے شدید جھٹکا جو ہے زلزلے کا محسوس کیا گیا ہے۔ اس پہ قبل کورنگی اور اطراف کے علاقوں میں جو ہے زلزلے کا شدید جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے تھے، جبکہ اب دوسری دفعہ جو ہے کراچی کے مشرقی علاقے ملیر اور اطراف، قائد آباد اور اطراف کے علاقوں میں جو ہے محسوس کیے گئے ہیں۔ البتہ خوش قسمتی سے جو ہے کسی قسم کا جانی نقصان جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ تاحال موصول نہیں ہوئی ہے۔ پی ایم ڈی کے مطابق جو یہ زلزلہ تھا اس کی شدت زیادہ جو ہے وہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے جام شوروں میں دریائے سندھ کے کنارے خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ سندھ میں آلودگی کے خاتمے کے لیے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ صفائی مہم میں جام شوروں کی جامعات کی طالبات کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ خوراک کا عالمی دن، جام شوروں میں دریائے سندھ کے کنارے تقریب کا انعقاد۔ سندھ میں آلودگی کے خاتمے کے لیے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب کا موضوع پانی زندگی ہے، پانی خوراک ہے، کسی کو پیچھے نہ چھوڑے تھا۔ یونیورسٹیوں، اقوام متحدہ کی ایجنسیوں، NGOs سمیت 300 سے زائد شرکا نے کوڑا کرکٹ صاف کیا اور محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا۔ We are here today to celebrate the World Food Day. World Food Day is the day of this creation. سال کا تھیم ہے Water is life, water is food, leaving no one behind. یہاں پر آج ہم لوگوں نے ایک مہم چلائی ہے جس میں ہم دریا سندھ کو صاف کر رہے ہیں۔ خوراک کے عالمی دن پر FAO، پاکستان حکومت اور پاکستان میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کلین انڈس مہم کا آغاز کیا گیا۔ شرکا کی جانب سے دریائے سندھ میں پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ خبر آپ کو دیں، ہارون آباد میں جہاں مذاق اڑانے پر غصیلے شخص نے 16 سالہ لڑکے پر تیزاب پھینک دیا۔ لڑکے کا بازو، کان، ماتھا اور گردن بری طرح جھلس گئی اور پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ لڑکے کے مختلف اعضاء بری طرح جھلس گئے ہیں۔ اس غصیلے شخص کی جانب سے تیزاب پھینکا گیا۔ تھانہ سٹی ہارون آباد کے علاقے فوجی چوک میں مذاق اڑانا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ 50 سالہ غصیلے شخص محمد رفیق نے 16 سالہ لڑکے زین الحسن پر تیزاب پھینک دیا۔ نوجوان کا ماتھا، بازو، کان اور گردن بری طرح متاثر ہوئے۔ پولیس نے تیزاب پھینکنے والے ملزم رفیق کو حراست میں لے لیا، جبکہ متاثرہ نوجوان کو علاج کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ میڈیکل افسر کا کہنا ہے تیزاب سے متاثر ہونے والے لڑکے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بہار کالونی میں یاسین مسجد کے قریب دستی بم حملہ ہوا۔ دھماکے میں خاتون جاں بحق ہو گئیں جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق کریکر حملے کا نشانہ بننے والی بلڈنگ شیر شاہ کے تاجر کی ہے۔
تاجر کے گھر پر حملہ، کراچی کے علاقے لیاری بہار کالونی یاسین مسجد کے قریب دستی بم دھماکہ، کریکر حملے کا نشانہ بننے والی بلڈنگ شیر شاہ کے تاجر کی ہے۔ دھماکے میں خاتون جان سے گئی۔ خاتون کی شناخت 35 سالہ رضیہ کے نام سے ہوئی، جبکہ 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق جس وقت کریکر بم حملہ کیا گیا اس وقت علاقے کی لائٹ نہیں تھی۔ آئی جی سندھ رفت مختار راجہ نے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ کہیں بادل، کہیں بارش تو کہیں سورج کی آنکھ مچولی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں رم جم فوار، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کا سلسلہ 18 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ کہیں بارش، کہیں بادل تو کہیں سورج کی آنکھ مچولی۔ ملک بھر میں مغربی ہواؤں کی شاندار انٹری۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ سندھ میں داخل، کراچی میں رم جھم پھوار، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ مہر اور گردنواں میں ہلکی برسات۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کی رات اور منگل کی صبح کے دوران مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مری، کلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، منیر، مانسیرا اور ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ بارش کا سلسلہ 18 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں، جہاں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر آسٹریلیا نے ورلڈ کپ میں پہلی کامیابی حاصل کر دی۔ آسٹریلیا نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ مین آف دی میچ ایڈم زمپا قرار پایا۔ دوران کرکٹ نماز کیوں پڑھی؟ بھارتی سیخ پا۔ زینب عباس کے بعد اب بھارتی وکیل ونت جندال نے آئی سی سی سے محمد رضوان کے خلاف گراؤنڈ میں نماز ادا کرنے پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شکایت کی کہ اسٹیڈیم میں نماز پڑھنا کھیل کی روح اور آئی سی سی کے ضوابط کے منافی ہے۔ ڈیوڈ وارنر کا دوستانہ انداز۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ کے دوران بارش ہوئی، گراؤنڈ سٹاف پچ پر کور ڈھکنے پہنچے تو باؤنڈری پر موجود ڈیوڈ وارنر بھی ان کی مدد کو آ گئے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر، کرکٹ کو اولمپکس 2028 میں شامل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ممبئی میں ہونے والے سیشن میں کرکٹ کو شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آئی او سی نے کرکٹ کے علاوہ اسکواش، بیس بال، فلیگ فٹ بال اور لاکروس گیمز کی بھی منظوری دے دی ہے۔ گندی کرسیاں، ناقص انتظامات، انڈیا ورلڈ کپ کی میزبانی میں فیل۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ کے دوران ہلکی سی ہوا کیا چلی، ہورڈنگ انکلوژر میں آ گئی، شائقین نے دوڑیں لگا دی، خوش قسمتی سے کوئی نہیں ہوا۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔